जय हिंद बच्चों, I am Dr. Gaurav Agarwal, Academic Head, Major Kalshi Classes. Today, I am again among you people to talk about your preparation of coming NDA exams. आज का पैनल खास तौर पर उन बच्चों के लिए है who just have written exams of their class 10th. जिन बच्चों ने इस बार 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया है, ये बच्चे 2023 का सेकेंड NDA जब देंगे तो वो उनका फर्स्ट NDA होगा। एक तो वो फर्स्ट उनका NDA होगा, उसके बाद 2024 का फर्स्ट NDA इन बच्चों का सेकंड होगा और 2024 के ही अप्रैल मई में इन बच्चों को IIT मेंस देने का मौका मिलेगा। 23 के दिसंबर में बोर्ड का फर्स्ट हाफ हो जाएगा, 24 के मार्च अप्रैल में बोर्ड का सेकंड हाफ हो जाएगा। तो यदि इस बार आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, तब ये पैनल और ये वीडियो डिस्कशन अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला और संवारने वाला साबित होने वाला है। आज के इस डिस्कशन में मेरे पास अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैथ्स के लिए विकास सर मेरे साथ हैं, फिजिक्स के लिए सुमन सर मेरे साथ हैं, केमिस्ट्री के लिए बालेश्वर सर मेरे साथ हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर के लिए अभिषेक सर मेरे साथ हैं, जियोग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए JN सर मेरे साथ हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए अजय शुक्ला सर मेरे साथ हैं। ये सभी एक्सपर्ट्स आपको इस बात पर गाइड करेंगे कि यदि इस बार आपने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम एनी इंग्लिश मीडियम बोर्ड लाइक ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड, then how can you pass your coming 2 years in such a way? Then on the one hand, you are getting a very high score in your 12th board. On the second hand, you are cracking NDA if by unluck not 23 वाला तो 24 वाला anyhow. And the third and the biggest opportunity, if in case you could not make it into NDA, then how are you going to make it into IIT मेंस? तो ये जो वीडियो डिस्कशन होने जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए एक पैनेशिया सॉल्यूशन है जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के, अपने खुद के सपनों को साकार करना चाहते हैं। लिहाजा without taking much time, I am coming directly to the experts team, and first of all I am trying to talk विकास सर about mathematics, जो हमको बताएंगे बोर्ड का एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम जिसमें 300 मार्क्स का मैथ्स होता है और IIT मेंस जिसके लिए मैथ्स मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। इस तरीके से 2 साल में पढ़ाई कैसे करें कि तीनों चीज़ों को कंप्लीट किया जा सके। विकास सर जी, थैंक यू सर। जय हिंद स्टूडेंट्स। और अभी 10th पास करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन, और दोस्तों रिजल्ट अभी बच्चों का आया नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन बच्चे मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो व्हाई टू वेट फॉर एनीथिंग, बिकॉज टाइम इज लाइफ, लाइफ इज एवरीथिंग। जी बिल्कुल सर जी। तो अब इनके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर NDA में इनके पास 2 चांस तो 12th के साथ ही मिल जाएंगे। सितंबर में इनको मिल जाएगा और एक इनको 24 अप्रैल में इनको मिल जाएगा। सर ये 2023 की बात हो रही है। 2023 में तो 2000 जो, क्योंकि जो बच्चा अभी 11th में है ये पहला NDA 2023 में देगा और 2024 का कैलेंडर अभी आया नहीं है। जी, आया नहीं है जी। तो तब उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जी 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 2 अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा ये मिल जाती है NDA जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये अप्रैल के अंदर JEE मेंस का एग्जाम देता है, JEE का एग्जाम देता है, तो उसके थ्रू भी टेक्निकल एंट्री स्कीम जो होती है उसके थ्रू भी 4। सही बात है, बच्चा अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर कर रहा है और IIT मेंस में 4 लाख के नीचे रैंक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा बेटा? टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आप 1 साल में 4 मौके पा सकते हैं डायरेक्ट SSB देने के। विकास सर ये बताएं, कभी कभी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि NDA फाउंडेशन में एडमिशन लेने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि उनकी 11th और 12th वीक रह जाएगी? नहीं सर, उससे तो 11th और 12th काफ़ी स्ट्रांग होती है सर जी। 11th अगर 11th एडमिशन बच्चा एडमिशन ले लेता है तो काफ़ी स्ट्रांग उनकी 11th 12th की मैथमेटिक्स हो जाती है, जहाँ तक मैं बात करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई भी इसी तरीके से कराई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। सबसे बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, किसी भी चैप्टर को हम बोर्ड के लेवल से लेकर चलते हैं, उसके बाद NDA के लेवल पर लेकर के चलते हैं और उसके बाद फिर JEE मेंस तक हम लेके जाते हैं सर। क्योंकि हमारा बुक की इस तरीके से डिजाइन है कि अगर हम बात करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं तो उसमें हमने NDA को भी इंक्लूड किया है, बोर्ड को भी इंक्लूड किया है और हमने जो हमारा JEE मेंस है उसको भी इंक्लूड किया, ताकि बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत फील ना हो जब वो
मेन एग्जाम में जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि मैथ्स का जो एनसीईआरटी का डिजाइंड सिलेबस है 11th और 12th के लिए, वो किस तरीके से बोर्ड, एनडीए और आईआईटी मेंस को कवर करता है? अगर हम बात करते हैं तो जैसे एनसीईआरटी में जैसे 11th में जो स्टार्टिंग में आपका आ जाता है सेट थ्योरी वगैरह आ जाता है, उसके बाद मतलब अलजेब्रा वगैरह का पोर्शन। हाँ जी, अलजेब्रा का पोर्शन आता है और अलजेब्रा को हम पहले कवर भी करते हैं। कुछ बेसिक चैप्टर्स को भी हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं ताकि वो हर एक चैप्टर में काम आते हैं, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ फील ना हो, कहीं भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो। जैसे मान लीजिए इनइक्वलिटी हो गया, लॉग हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हम पहले ही पढ़ा देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम पढ़ाते हैं तो बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लेके चलते हैं चीज़ों को। और अगर हमको एनडी के हिसाब से बताना होता तो एनडी में तो ट्रिक वगैरह को लेकर के चलते। तो मतलब सर सेम चैप्टर हम बोर्ड के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, मतलब आईआईटी मेंस के हिसाब से और एनडीए के हिसाब से, क्या तीनों दृष्टिकोणों से हम उसे कवर करते हैं? जी बिल्कुल, तीनों दृष्टिकोणों से कवर किया जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास टाइम बहुत होता है सर, क्योंकि स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है। बच्चा अगर 10th पास करके हमारे पास आ जा रहा है तो सर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास 2 साल का टाइम है उस बच्चे को शार्प करने के लिए। अब सर जैसे अभिषेक सर, आप तो यूपीएससी के एग्जाम देते ही आए हैं, आप इस बात को समझते भी हैं और हमेशा बच्चों को बताते भी आए हैं कि केवल 6 महीने का टाइम कहीं ना कहीं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इनफ ऑफ नहीं होता। जी, सफिशिएंट नहीं। और बच्चा जब 10th के बाद आपके पास आता है तो ऑल्दो उसके बोर्ड में हिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन जब 2 साल आप उसे पढ़ाएंगे तो आप खुद भी उससे आशा कर सकते हैं कि वो उसके बाद होने वाले एनडीए में जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ग्रैबिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, किसी भी कंटेंट को जो अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो उसकी बढ़ जाती है ड्यूरेशन के साथ साथ, टाइम के साथ। और एनडीए में सर अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी की, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस तो आते हैं, बट इनके एसएसबी में ना जो लेक्चरेट पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें भी ये हिस्ट्री की नॉलेज इनके काम आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ इनको कोरिलेट करना होगा, तो कोई ना कोई ऐसा टर्म्स इनके साथ लेक्चरेट में मिलता है कि जिसपे अगर इनको ब्रॉडर एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है तो वो उस पे कहीं ना कहीं अटकेंगे नहीं पाएंगे। ऑलराइट सर। तो विकास सर, जैसे बच्चा जब यहाँ आता है 10th के बाद, तो जब उसे हम अपने लेक्चर में पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो इस मैथमेटिक्स में क्या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो या तो बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या तो एनडीए में, या तो मेंस में, या सारे चैप्टर हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते सर। जैसे मैं बात करता हूँ स्टैटिक्स की, जैसे हम बात कर लेते हैं जी, तो जेईई मेंस के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर, बट एनडीए के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्टैटिक्स की बात करते हैं तो है तो 11th का चैप्टर सर, 12th में होता नहीं है। 12th में होता नहीं है। हम दोनों ईयर में पढ़ाते हैं सर। तो जब हम 11th में इसको पढ़ाते हैं तभी हम इसमें मेंस के लेवल के सवाल करवा देते हैं? मेंस के बिल्कुल मेंस के लेवल को टच, तो मेंस के मतलब स्टेट तो मेंस में आएगा नहीं, एनडीए के लेवल के सवाल हम तभी इसमें करवा देते हैं। एनडीए के लेवल तक तो हम पहुंच जाते हैं उस टाइम तक। और जैसे बाकी अदर चैप्टर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तक, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का जेईई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बोर्ड के हिसाब से बात करते हैं तो 11th के हिसाब से बात करें तो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एनडीए के हिसाब से कॉर्डिनेट ज्योमेट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा किसी एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एग्जाम के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन भी करते चलते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एनडीए के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर जेईई मेंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हम चीज़ों। अच्छा सर, अब ये बताएं, जैसे बोर्ड या मेंस के हिसाब से मैथ्स में बच्चों को थोड़ा डेरिवेटिव अप्रोच से चलना होगा। जी बिल्कुल, डेरिवेटिव। और एनडीए में बच्चे को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलना होगा। तो क्या इन दोनों के बीच में तालमेल हो जाता है? तालमेल बिल्कुल हो जाता है सर, क्योंकि अगर हम जेईई मेंस की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट अप्रोच से चलते हैं सर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम वो भी होता है, एनडीए के हिसाब से होता है, बट थोड़ा सा उसमें डेरिवेटिव तो इतना नहीं होना पड़ता, काफी स्टेप को स्किप करना पड़ता है। जैसे हम बोर्ड की बात करें तो हर स्टेप को सर हमको लिखना पड़ता है। जब हम रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे यहाँ तो हम तुरंत बता देते हैं, थोड़ा ट्रिक वगैरह बता करके देख करके बच्चा आंसर लगा देता है। एनडीए की बात करें या जेईई मेंस की बात करते हैं, उन दोनों में रिलेशन आता है। और बोर्ड में तो डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमको लिखना ही पड़ता है सर उसमें, अगर हम बात। थैंक यू विकास सर जी। तो बच्चों, अभी तक आप सुन रहे थे विकास सर के एक्सपर्ट कमेंट, और अब हम चलते हैं फिजिक्स वाले सुमन सर के पास। सुमन सर हमको बताएंगे 10th पास करके जब आप हमें अप्रोच करते हैं तो कैसे हम आपकी फिजिक्स, तीनों चीज़ें, आपका बोर्ड, आपका आईआईटी मेंस और आपका एनडीए, इन तीनों के लिए कैसे हम इसको लेकर चलेंगे, और कैसे यदि आप हमारे पास आए, आपने मेहनत करी और थोड़ा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, तो हो सकता है एक ही वर्ष 2024 में आप तीनों जगह सफल हो जाएं, एनडीए में भी, अपने बोर्ड में भी और आईआईटी मेंस में भी। बताएं सर। थैंक यू सर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स। तो सर कहीं ना कहीं फिजिक्स की बात किया जाए सर, तो फिजिक्स जो है ये बात किया जाए तो एनडीए में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, और जेईई मेंस की बात किया जाए तो जेईई मेंस में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक।
और जो क्या होता है बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं सर, तो फिजिक्स का जो लेवल जो है, जैसे बात किया जाए मतलब कि यहाँ पर आते हैं बच्चों, तो उनके मन में ये भर दिया जाता है कि फिजिक्स में से बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, यानी एक फिजिक्स फोबिया बना दिया जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिक्स उतनी टफ नहीं है। होता क्या है कि बच्चों का मतलब सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है सर। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जैसे कुछ बेसिक मैथ्स होते हैं, तो जिसमें इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आते हैं, लॉग आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं क्लास में, ताकि बताते हैं कि आगे आने वाले कोई भी चैप्टर है तो बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। इसी को सर शायद फिजिकल मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स कुछ ऐसा टूल्स भी बोला जाता है, मैथमेटिकल टूल्स बोला जाता है। Yes, sir. और बच्चा जब 11th में फिजिक्स पढ़ रहा होता है तब उसके लिए मैथमेटिकल टूल पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे यूज उसी का होना है। यस सर। और दूसरा चीज इसके बाद एक वेक्टर भी फिजिक्स का मतलब हार्ट बोला जाता है। कहीं ना कहीं वेक्टर पर बच्चों को कमांड नहीं रहता तो फिर वहाँ पर उनको दिक्कत होती है, फिजिक्स समझने में दिक्कत आ जाती है। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स को समझने के लिए। और फिर सर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को पढ़ाना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब फिजिक्स जैसे बात के जैसे बोर्ड का बात कर दिया जाए, तो वहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यदि मेंस का बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा हमें मतलब जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक एक चीज़ को मतलब काफ़ी क्लियरिटी वे में और काफ़ी क्लियर करते हुए डिराइव्ड करके बताते हैं, ताकि बच्चों क्या है कि बोर्ड में भी अच्छा कर पाएँ, मेंस में भी अच्छा कर पाएँ। और एनडीए का बात किया जाए सर, तो एनडीए में क्या आता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे बात करें मेंस में, तो मेंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं मैक्सिमम, और एनडीए की बात करें तो वहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब क्या होता है, हम लोग बच्चों को कंसेप्ट भी बताते हैं और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं। तो इससे क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड से क्या होता है, बच्चे एनडीए लेवल का क्वेश्चंस कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल से होता है कि बच्चे मेंस लेवल का क्वेश्चंस आराम से टच कर लेते हैं। सर किस प्रकार का डिफरेंस आप महसूस करते हैं उन दो बच्चों में से, जिनमें से एक बच्चा तो 12th का बोर्ड का एग्जाम देकर आपके पास एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आता है, और एक दूसरा बच्चा जो केवल 10th का एग्जाम देकर आपके पास 2 साल के लिए आ जाता है? सर एक बात सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि उनके पास जो टारगेट करने बच्चे आते हैं, तो उनके पास क्या होता है, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 6 मंथ के आते हैं, और इनके पास सर पूरे के पूरे 2 साल का होता है। तो काफ़ी आराम से और काफ़ी चीज़ों को मतलब एक एक चीज़, जैसे कोई बच्चे होते हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं सर 12th पास करके आते हैं लेकिन उनकी बेसिक क्लियर ही नहीं हो पाती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सर बोर्ड में एग्जाम लाना और आईआईटी मेंस या एनडीए में सफल हो जाना, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। यस सर। लेकिन जो बच्चे जिनके पास अभी 2 साल सर समय है, तो ये क्या करेंगे, बच्चे एकदम आराम से पढ़ाई करेंगे, अपना बेसिक चीज़ें भी क्लियर करते चलेंगे, और उनको एक सही गाइडलाइंस मिल गया ना सर, तो ये 2 साल के अंतर्गत वो एनडीए भी क्रैक कर सकते हैं और मेंस भी क्रैक कर सकते हैं सर। और मेंस का क्रैक करने से क्या है कि हम लोग को मतलब डायरेक्ट टेक्निकल में एंट्री मिल जाती है सर एसएसबी के लिए। तो सर ये बहुत ज़्यादा तो बच्चों, कोशिशें हमारी ये हैं कि हम सपना पूरा करें आपके वर्दी पहनने का, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें अपने ये बेशकीमती 2 साल दीजिए, क्योंकि जब आप इन 2 साल के लिए हमारे पास आते हैं तब हम केवल आपको एनडीए के लिए प्रिपेयर नहीं करते, टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू 1 साल में मिलने वाले एसएसबी के 4 मौके भी हम आपको दिलाते हैं। इस तरीके से सर हमारा ये बच्चा 1 साल में 6 बार एसएसबी दे सकता है। अब अगर उसमें हम सक्सेस रेट 20% से कम भी लेकर चलते हैं तो भी एक ही साल में उस बच्चे के ऑफिसर बनने की तैयारी पूरी हो जाती है, बशर्ते बच्चा 10th पास करके हमें अप्रोच कर ले। थैंक यू सुमन सर। यस बालेश्वर सर। तो बच्चों, अब तक हम बात कर रहे थे मैथ और फिजिक्स के एक्सपर्ट से, और अब हम चलते हैं केमिस्ट्री वाले बालेश्वर सर के पास। ऑल्दो एनडीए में आने वाली केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं होती, काफी इजी होती है, लेकिन यही केमिस्ट्री बोर्ड की परीक्षाओं में और आईआईटी मेंस में एक बड़ा की रोल प्ले करती है। तो बालेश्वर सर हमको बताएंगे कि एनडीए की इजी केमिस्ट्री में और बोर्ड की केमिस्ट्री में, आईआईटी मेंस की केमिस्ट्री में बैलेंस कैसे बनाया जाए। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, और आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं आप लोगों को। केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हो, आप जैसे ही 10th पास आउट करते हो, तो आप अगर साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके सामने जो भी टेक्स्ट बुक आ रही हैं, आप उन्हें फुली फोकस होके बेसिक से लेके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलता है
कि समवेयर आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं और उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि लाइफ में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके जॉब से रिलेटेड नहीं होती है, आपकी पर्सनालिटी को भी समहाउ वो इन्हांस करती है। जो आपका नॉलेज रहता है, चाहे वो डेप्थ हो चाहे शैलो हो, वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। बात आई एनडीए की, तो आप अगर 11th-12th यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ सर लोगों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, आप यहाँ आते हैं तो हम पहले आपकी एनसीईआरटी फिनिश करवाते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पलर सॉल्व कर ले रहे हैं, तो समवेयर आप उस सब्जेक्ट में थॉरो हो चुके हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअली मिसगाइड नहीं कर सकता है। और बाकी जितने भी आपके सामने सवाल आते हैं या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं। बात अगर कभी कभी कुछ पेरेंट्स को डाउट हो जाता है कि 11th और 12th में, मतलब 11th एनडीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने से उनका 11th वीक रह जाएगा। इज इट सो? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। यही तो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हो, यही एक प्रोसेस होना चाहिए आपका कि आप अगर 11th में एडमिशन ले रहे हो तो पहले आप अपने 11th को चेक कीजिए, क्योंकि समवेयर चाहे आप आईआईटी मेंस दो, आप जेई मेंस दो, या आप नीट दे रहे हो, या आप एनडीए दे रहे हो, क्या वो 11th-12th के सिलेबस से आपको अलग पूछ लेंगे? नोवेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप यहाँ पे या कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोगों की पूरी मेजर कलसी क्लासेस में हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके बेसिक्स क्लियर करें, जिसकी वजह से आपके बोर्ड्स अच्छे जाएं। और अगर आपके बोर्ड अच्छे जा रहे हैं तो आपको, आप चाहे एनडीए दीजिए चाहे आप जेई मेंस दीजिए, आपको दोनों में बेनिफिट नज़र आएगा। और रहेगी बात केमिस्ट्री की, तो अगर आप 11th-12th बोर्ड लेवल पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद एनडीए के लिए केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर बहुत अच्छे से आप क्रैक कर दोगे, और जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके फुल अटेम्प्ट होंगे और फुल मार्क्स आएंगे आपके। और फिर आज बात आ जाती है जेई मेंस की, तो आपका एक प्रोसेस होता है कि आप कोई भी, आप इंडिया का एग्ज़ाम उठा के देख लो, आप अगर बात कीजिए यूपीएससी की, तो उनके एस्पिरेंट से पूछिए सर, तो ऐसा सुनने में आता है कि पहले 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। जिनको आप देखते हैं कि आईआईटियंस हैं जिन्होंने 1 अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया है, आप अगर उनके बैकग्राउंड में जाइए तो वो शायद बीटेक के 2nd ईयर से ही शुरू कर देते हैं, एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर चुके रहते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे उन्हें चांस मिलता है, वो सम जो हायर बुक्स हैं उनको गो थ्रू करके वो क्रैक कर देते हैं, क्योंकि उनका बेस क्लियर है। थैंक यू बालेश्वर सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी तक हम बात सुन रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स की। अब हम चलते हैं थोड़ा ह्यूमैनिटीज की तरफ, और ह्यूमैनिटीज में सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक सर से, जो हिस्ट्री पॉलिटी के एक्सपर्ट तो हैं ही, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज अभिषेक सर आज आपको ये बताएंगे कि 10th के बाद जब आप हमारे पास आते हैं तो अपनी होम सिकनेस की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करें। होम सिकनेस थोड़ा बाद में, हिस्ट्री पॉलिटी पहले। अभिषेक सर, जी बच्चा पीसीएम बैकग्राउंड का है सर, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज को थोड़ा ग्रांटेड लेकर चलता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर 11th के दौरान उसको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो ये उसका टाइम किल किया जा रहा है। देखिए, तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आसान सी भाषा में, जो कल्चर है आपका, वो जीएस के ही थ्रू जाना होगा। गो थ्रू आपको, आपका जो कल्चर है ना, आपका जो सिनारियो है, आप अगर अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहोगे तो सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू योर कल्चर। और कल्चर कहाँ से मिलेगा? वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आपको मिलेगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रायोरिटी, आपके अंतर्गत जो संस्कार डेवलप्ड हो रहे हैं ना, बेसिक लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो अगर आपके अंदर जो भी संस्कार डेवलप्ड हो रहे हैं वो जीएस के ही थ्रू ही होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल करके आती है कि आप 10th के बाद अगर हमारे पास आते हो तो आपके पास जो 2 साल का टाइम रहता है ना, वो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपने, जैसा सर ने भी अभी, केमिस्ट्री वाले सर ने एक्सप्लेन किया कि जो मैक्सिमम रैंक होल्डर्स होते हैं यूपीएससी में, अगर उनका देखेंगे बैकग्राउंड, तो वो टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, जब कोविड लगा था तो हमारी पूरी टीम ने ना, जो एनसीईआरटी के मेन टॉपिक्स हैं और जो उनके एग्जाम्पल्स हैं,
उन्हीं को हमने मेजर कल्सी के बुक्स में अडॉप्ट किया है। और जो प्रीवियसली थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, रेगुलेटरीज रह गई थी, उसको पूरी कोविड के टाइम पर रिफाइनमेंट किया गया। मतलब कहीं से भी मेजर कल्सी की कोई भी बुक आप उठाएंगे तो करंट में आपको पूरा एनसीईआरटी का डिक्टो और प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको इन्हेंसमेंट मिलेगा उसी टॉपिक के कंटेंट में। आप एनसीईआरटी से अगर आप जाते हो तो किसी किसी टॉपिक में आपको कम इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ें हम लोगों ने अभी वर्तमान में अपने टॉपिक्स में ऐड ऑन करी है। मेजर कल्सी के बुक की अगर प्रेफरेंस करते हैं तो ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आपको बताऊं, आप अगर हमारे यहाँ 10th के बाद आते हैं तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो बेनिफिट ये होगा कि आपके पास टाइम रहेगा, और टाइम के साथ साथ आपकी जो इन्हेंसमेंट क्वालिटी होगी किसी चीज़ को ग्रैब करने की, उसकी पावर को हम लोग लीडिंग कैपेबिलिटी में चेंज कर देंगे। आप लेक्चरेट में जाओगे, लेक्चरेट में भी जीएस का पोर्शन आता है। आप इंडो चाइना पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में पढ़ोगे, तो आपको जब तक रसिया के कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, किस तरीके से एंशिएंट कल्चर में हम लोग, अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के टॉपिक की, इंडस वैली की, तो हम लोग कल्चर हमारा बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था आईवीसी का। आप जानते होगे 13 टाइम्स हुआ करता था हमारा आईवीसी, इजिप्ट और मेसोपोटामिया को ऐड ऑन कर दें। तो आज का जो कल्चर आज आप वर्तमान में देख रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रीवियसली बैकग्राउंड से अटैच्ड हुआ करता था। तो बेसिक आपका इतना स्ट्रांग कर देंगे ना कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी में आए आप बिल्कुल उसको आसानी से कर पाओगे। इसीलिए आपसे 2 साल का समय मांगा जाए, और आपको गारंटी देता हूं, आप मेजर कल्सी परिवार के द्वारा जुड़ते हैं तो आपकी टॉप 100 में रैंक भी आ सकती है। देखना, हम लोगों का क्या है, वी आर अ गाइड प्रोवाइडर, हम आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने मेहनत करनी है, आप जितना टाइम मेजर कल्सी में दे सकते हो। ओवरऑल अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM से 7 PM तक आपके लिए क्लासेस ओपन है। डाउट काउंटर की फैसिलिटीज है, आप जितना यूज करना चाहते हो आप सेम फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो जिसने आपको क्लास में पढ़ाया है। इससे बेस्ट अगर मैं कहूँ प्लेस, और इससे बेस्ट आपको अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो पढ़ाने का तरीका है वो कहीं शायद इंडिया में नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, और अपने एक तरीके से आपके टीचर होने के नाते मैं आपसे ये आपको सजेशन देना चाहूँगा कि 2 साल का जो प्रीमियम कोर्स है अगर मैं बात करता हूँ उसमें ओवरऑल मैथ फिजिक्स तो आप पढ़ते ही हो, और मैथ फिजिक्स के साथ जब हमारे पास आप आओगे ना तो एक नया आपको एनवायरनमेंट मिलेगा कि जीएस भी मैथ और फिजिक्स की ही तरीके यहाँ पढ़ाई जाएगी, आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई जाएगी। अब पुराना जमाना चला गया, अभी हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि हमने मंगोलिया के साथ फॉरेन पॉलिसी को इनहेंसमेंट करने के लिए हमने भगवान बुद्ध के 22 में से 4 अवशेष मंगोलिया भेजे। अब क्यों भेजे आपको पुराने जमाने में मैं बता दूं तो मंगोलिया से हमारे बेहतर रिलेशनशिप रहे। हमारे यहाँ जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना दिल्ली सल्तनत का तो उसने अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था। तोगन तिमूरी ने उसी के रिस्पेक्ट में इंडिया में अपने एम्बेसडर्स को भेजा था। मोरक्को से हमारे यहाँ इब्न बतूता इंडिया में आया था। हवेन सांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंडिया आया था यहाँ के कल्चर को स्टडी करने। तो आपको बड़ा कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे अगर हिस्ट्री पॉलिटी की आप क्लास करते हैं तो आपको बिल्कुल बोकस फील नहीं होगा, पूरे क्लास में मैथ फिजिक्स ऐसा ही फील आएगा, इस बात की गारंटी। दूसरी चीज, टोटल एनडीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 20, 11 to 12 क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, 8 to 10 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, प्लस 10 करंट अफेयर्स के। 30 क्वेश्चंस का अपने पास बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन है। 30 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 120 मार्क्स हमारे पास अकेले हैं। तो 120 मार्क्स में आपको गारंटी देता हूं कि एटलीस्ट आप 100+ मार्क स्कोर कर सकते हो, और ये बेनिफिशियल है, बेन फैक्टर है आपके लिए। यू हैव टू क्रैक द एग्जाम एंड यू कैन स्कोर द 500+ मार्क्स, और इजिली आप गो थ्रू कर सकते हो एसएसबी में। सर थैंक यू अभिषेक सर। जयन सर, अब आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी की तरफ। सर, हिस्ट्री की तरह ही बच्चों को ज्योग्राफी के लिए भी लगता है 11th में ज्योग्राफी पढ़कर क्या करना है, जब बाद में देख लेंगे जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और यदि 2 साल के लिए बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है तो कैसे ये उसके एनडीए में या ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में काम आ सकता है? जी जी, थैंक्स डॉक्टर गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के सामने जो शीघ्र ही एक एक्सपर्ट कमेटी की राय प्रस्तुत की जा रही है, और बच्चों हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जल्द से जल्द बगैर रिजल्ट का इंतज़ार भी किए आप आएँ, मेजर कल्सी परिवार ज्वाइन करें। कारण कि हमारा जो सिलेबस है वह काफ़ी लंबा तो है ही, लंदी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप शीघ्र हमारे पास आ जाते हैं तो हम आपको जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फियर हो गया, इसके बाद लिथोस्फीयर में बहुत सारे देश हुआ करते हैं, तो इन बच्चों को एक एक देश को बहुत अच्छे ढंग से विथ मैपिंग
क्लास में पढ़ाया जाता है और इसके लिए समय लगता है, इसको जो है हम लोग इनकार नहीं और कर फिर सकते। यही 2 साल इसके लिए गोल्डन टाइम जी, ये बहुत बड़ा इनके लिए समझिए कि अहम रोल प्ले करता है। इसमें कोई भी बालक अगर चूकता है तो बहुत बुरा हो जाता है उसके साथ। इसलिए हम तो बच्चों से यही कहेंगे कि शीघ्र है और हमारा विषय आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ अगर हमारे विषय को आप हमसे या हमारे परिवार से कायदे से आप पढ़ लिए एमकेसी परिवार से, तो निसंदेह अन्य विषयों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन बच्चों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारा पर्यावरण, हमारा विषय का, इन चीजों के विषय में जब जानकारी जी, रहेगी जी। तो बच्चे की सोच थोड़ा जी डेवलप सोच बहुत अच्छी सोच हो जाएगी, जो कि सबके लिए लाभकारी होगा। थैंक यू जयंत सर। जी थैंक्स सर। लास्ट में बट नॉट लीस्ट हम चलते हैं टुवार्ड्स अजय सर, जो हमको बताएंगे अबाउट इंग्लिश। आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आएगी, एनडीए के रिटन में काम आएगी, एंड टॉप ऑफ द ऑल किसी भी एंट्री के थ्रू आप एसएसबी देंगे तो एसएसबी में इंग्लिश एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि एसएसबी में होने वाला जीडी, एसएसबी में होने वाला पीपीडीटी, एसएसबी में होने वाला टैट, वैट, एसआरटी, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कमांड ओवर द लैंग्वेज, कंफर्टेबिलिटी विद इंग्लिश बहुत मायने रखती है। अजय सर, थैंक यू सर। वोकेबुलरी से लेकर ग्रामर तक होते हुए लिटरेचर तक पे प्रकाश डालें सर। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बच्चा 11th-12th में अगर पढ़ता है तो वो पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ता है जी। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन की बात वैसे करते ही हैं वो ऑब्जेक्टिव में turn हो ऑब्जेक्टिव जाता है। में, तो बच्चे को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि वो अभी तक तो डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें कर रहा सही बात था है। रिटन में, लेकिन रिटन में होता क्या है कि अगर थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी हो जाती है तो अवॉइड कर दिया जाता है, विशेष तौर पे लिटरेचर के टर्म में, कि वो देखा जाता है कि लिटरेचर सही के बात टर्म है में सर। जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर के Yes, sir. लिटरेचर में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी grammatical चीजें हैं, हाँ। तो वहाँ पे ग्रामर नहीं देखा जाता है, एक्चुअल में देखा जाता है कि सेंस दे। Abstract। यस सर। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एक्चुअल में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है और वहाँ पे तो एस या ईएस आपने मिस्टेक की तो वहाँ पे आपका नंबर कट गया। अब जब बात आती है कि बच्चे को 2 साल का यहाँ पे जैसे 11th-12th बच्चा पढ़ता है और अपीयरिंग में 12th में गया तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो अपीयर हो सके, तो हम लोग बच्चे को इस तरीके से ढालते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव तो अप्रोच कर ही पाए और डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी प्रॉपर तरीके से अप्रोच बना सके। जैसे कि दिक्कत होती है बच्चों को हमेशा वोकैब की, तो वोकैब की क्लासेस हम लोग 11 से ही शुरू कर देते हैं कि 12th होते होते जैसे ही वो एलिजिबल हो जाए तो एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर ट्रेंड देखा जाए, ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो इस समय तो 30 क्वेश्चन सीधा सीधा वो कैप से आ रहे हैं। 10 ईडियम्स होते हैं, 10 आपके सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स होते हैं। बाकी अगर बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पीक्यूआरएस, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं स्पॉटिंग एरर से होते हैं। तो वो पूरा आपका 20 क्वेश्चन कह सकते हैं जो होता है ग्रामर पर प्लस रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिर भी हम अवॉइड नहीं करेंगे कि क्या पता 2023 में कॉम्प्रेंशन भी पूछ ले, क्योंकि 2020 के पहले का अगर देखा जाए तो यानी 23 में आपको पूछ सकता है और 20 के पहले अगर देखेंगे तो कॉम्प्रेंशन आता था, लेकिन 2 साल से कॉम्प्रेंशन का सेक्शन हटा दिया गया है, ये कह सकते हैं क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन बच्चे के पास पूरा टाइम मिलता है, हमारे पास 2 साल मिल जाता है, तो हम एक प्रकार से आराम से और बेहतर तैयारी करवा सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बच्चे 6 महीना या 3 महीने के में बच्चे नहीं क्रैक कर पाते, कुछ बच्चे क्रैक भी कर लेते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, उनका बेसिक बढ़िया से क्लियर होता है या अच्छी इंग्लिश पढ़े होते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। अच्छा सर, जैसे बच्चा 2 साल के लिए हमारे पास आए और 2 साल के लिए हम उसे पढ़ा रहे हैं जी, तो सर वोकैबुलरी तो हम बच्चे की बहुत डीप कर सकते हैं। वोकैबुलरी तो सर हम ये कह सकते हैं कि अब पूरा 30 में 30 तो नहीं, लेकिन 29 तो वो कर लेगा, 29 सही कर लेगा। अब एक थोड़ा सा एक छूट इसलिए दे रहे तो हैं इस सिचुएशन में तो अगर बच्चा 2 साल इंग्लिश पढ़ेगा तो वेरी मच पॉसिबल सर कि 200 में से पौने 200 वो ले आए, बिल्कुल लाएगा, 175 प्लस स्कोर कर सकता है, बिल्कुल लाएगा, आराम से लाएगा। और फिर उसके बाद जब वो एसएसबी देने जाएगा तब उसे इंग्लिश को लेकर तो कोई प्रॉब्लम पड़नी ही नहीं है, पढ़नी ही नहीं है। और साथ ही साथ उसकी कम्युनिकेशन, आप 2 साल सोचिए कम्युनिकेशन पे अगर काम कर देगा बच्चा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो जो बची कुची कसर भी होगी वो बेहतर हो जाएगी, वो तो क्योंकि एक ओरेटर बन जाएगा सर 2 साल के अंदर। बिल्कुल बढ़िया कुशल वक्ता जिसे बोलते हैं, अच्छा स्पीकर बनेगा और मुझे लगता है कि अपनी बात को बेहतर शब्दों के साथ रखने में वो समर्थ हो जाएगा। तो सर जो इंग्लिश आप पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैचेस में, यस, डज इट हेल्प देम आउट इन देयर बोर्ड आल्सो? डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो इट विल हेल्प कि बोर्ड में तो आपको क्लियर करेगा ही, क्योंकि डेफिनेटली आई विल टीच यू टीच देम लिटरेचर आल्सो सर। अब तो
हमारे यहाँ लिटरेचर की क्लासेस भी सेपरेट चल रही हैं। डेफिनेटली, तो वहाँ लिटरेचर की भी क्लासेस चलेंगी और ग्रामर सेक्शन अलग होगा। और इस बात को ग्रामर सेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए बच्चों को टीच किया जाता है कि वो अपनी जो 11th और 12th को तो अप्रोच कर ही सकें, साथ ही साथ वो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यस सर, तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू अजय सर। तो बच्चों, देखा आपने, हमारी एक्सपर्ट टीम ने आपको बताया कि कैसे इस बार अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है तो 2024 आते आते आप अपने जीवन को सफलता के उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां आपको देखकर न केवल आपके माँ बाप को प्राउड फील होगा, आपके गुरुजनों को प्राउड फील होगा, बल्कि जब आप खुद को उस मुकाम पर देखेंगे तो आपको भी प्राउड फील होगा। और कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत हम लोग खुद को सफल होता हुआ देखते हैं, इसलिए हम हमेशा तन मन धन से आपकी सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो इस पैनल डिस्कशन में आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को निश्चित शेयर कीजिएगा अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पर, ताकि वो सभी बच्चे जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है 2024 में सफलता के एक बड़े स्वाद को चख सकें। मिलते हैं फिर किसी रेगुलर ऑफलाइन क्लास में। तब तक के लिए हम सभी की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और जय हिंद।